आपके पेपर लगे हैं, बट रशिया यूक्रेन की वार चल रही है ना, उसकी वजह से वीजा स्टॉप हो गए हैं, वीजा नहीं। रोमानिया का 5 लाख, फिर इससे अच्छा दुबई नहीं है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कोई और टॉपिक चूज कर बैठा था। उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनानी थी, बट मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए जिसकी वजह से मुझे लगा कि इन टॉपिक्स पर पहले वीडियो बनानी चाहिए और बाकी के टॉपिक्स मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, क्योंकि ये मैसेजेस थे कुछ ऐसे फ्रॉड्स के ऊपर बेस्ड के उसके बारे में अगर मैंने पूरी तरह से अवेयर नहीं किया सब लोगों को, तो पता नहीं कितने लोगों को ठग लिया जाएगा ऐसे काम करके। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बोल दूं कि अगर मैं बोलता हूं इस वीडियो में कि कोई एजेंट स्कैम कर रहा है या स्कैम कर रहे हैं, एजेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ही एजेंट स्कैम कर रहे हैं, सारे के सारे एजेंट ही फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छे ट्रैवल एजेंट भी हैं जो मतलब कि बिल्कुल बेस लेवल पर काम करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं और किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो वो फॉलो करते हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरे ख्याल से सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन चीज़ों को। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अनदर लेवल हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं पर्सनली किसी एजेंट का नाम नहीं लेने वाला, बट आपको मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिन लक्षणों से, जिन तरीकों से वो आपको ठग सकते हैं, उन तरीकों को आप जान लें अच्छी तरह से, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ आपका कोई ट्रैवल एजेंट ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है तो आपको पता चल जाए कि ये स्कैम है, ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं है। तो डिसाइड आपने करना है। मैं आपको कोई फैसला नहीं दे सकता कि आप ये करो और ये ना करो। डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या करना है, बट मैं आपको अवेयर जरूर कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो ऐसे ऐसे कामों में इस तरह के स्कैम हो सकते हैं। सो पहला एजेंट्स का ड्रामा है रशिया और यूक्रेन की वार पर। मतलब मीडिया चैनल्स पर खबर सुन ली, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया हुआ है और वही चीज़ को वो लेकर अपना एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो बंदों के साल साल से पेपर फंसे पड़े हैं, उनका प्रोसेस बहुत स्लो होने की वजह से काम बन नहीं रहा, वो बंदे एट द एंड अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट वगैरह जब एजेंट से मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है कि आपका पेपर नहीं लगा है, आपके पेपर लगे हैं, बट रशिया यूक्रेन की वार चल रही है ना, उसकी वजह से वीज़ा स्टॉप हो गए हैं, वीज़ा नहीं मिल रहे, इसलिए हम वेट कर रहे हैं, सो डोंट वरी। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। I mean, आप खुद सोचो, रशिया और यूक्रेन की वार है, रोमानिया यूक्रेन या रोमानिया रशिया की वार नहीं है, ठीक है ना। रशिया और यूक्रेन सिर्फ पड़ोसी मुल्क हैं। चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी देश में से हो, अगर आपके किसी पड़ोसी मुल्क में कोई वार चल रही है या डिस्टर्बेंस चल रही है, उसकी वजह से आपके देश के सरकारी काम बंद हो जाते हैं। मतलब आपका देश सब लोगों को वीज़ा देना बंद कर देता है, अपने सरकारी काम बंद कर देता है, ऑफिस बंद कर देता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में वॉर लगी हुई है। नहीं भाई, लॉजिकली सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वॉर जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में है। यूक्रेन रोमानिया का एक पड़ोसी मुल्क है। हाँ, रोमानियन उनकी मदद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनकी, पर उसकी वजह से ये नहीं है कि वीज़ा बंद हो गए हैं। अगर मान भी ले, हो सकता है कि उसकी वजह से वीज़ा बंद हो गए हैं, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान से मेरे दोस्त हैं जो मुझे यहाँ पर मिलते हैं, वो कैसे वीज़ा लेकर आ जाते हैं, श्रीलंका से कैसे आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ अफ्रीकन लोगों को मिलकर आया हूँ। अभी मैंने एक एनजीओ के साथ इंटरव्यू भी की थी, उसमें मैं जो साउथ अमेरिकन लोगों से मिलकर आया हूँ, वो कैसे आ गए, वीज़ा तो बंद है। तो भाई ये बहुत बड़ा स्कैम है। वार की वजह से कोई वीज़ा नहीं बंद हुए, बट हाँ, इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि वीज़ा का प्रोसेस स्लो हो गया है। तो उसका रियल कारण क्या है वो जानते हैं। जब रोमानिया ने ओपनली वर्क परमिट्स, वर्क वीज़ा देने शुरू किए थे, मतलब शुरू से ही देता था, बट जब बिल्कुल ओपनली देने शुरू किए कि जिसे कह देते हैं ना, एकदम से दरवाजे खोल दिए, 3 से 4 साल से ये काम हो रहा है, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा फाइल्स प्रोसेस के लिए लग गई 2018 एंड 19 में कि वही वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया था, उसी टाइम पर बढ़ गया था। बट उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई, इंडिया में हो गया लॉकडाउन। यहाँ से तो काम चलता रहा, रोमानिया से यहाँ पर भी हुआ, बट वो वैसा लॉकडाउन नहीं था। इंडिया में ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से एम्बेसीज भी बंद हो रही, वहाँ की खुली, इधर इमिग्रेशन ऑफिस बंद हो गए, यहाँ के इमिग्रेशन खुले, उधर फिर से लॉकडाउन। मतलब उसकी वजह से एक पूरा साल खराब हो गया। बट फाइल्स लगती रही क्योंकि कंपनीज ने इंटरव्यू की थी इंडिया में आकर।
मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो ये केस अभी पाकिस्तान में कम था, जहाँ किसी और देश में कम था जैसे श्रीलंका वगैरह में। क्यों? क्योंकि उनकी फ़ाइल इतनी प्रोसेस में नहीं आई थी। बट इंडिया की फ़ाइल सबसे ज़्यादा प्रोसेस में थी, क्योंकि ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर जा रही थी अपना इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो प्रोसेस लगती गई। बट आगे काम नहीं चल पा रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, ये इम्पैक्ट क्या हुआ फाइल्स पर, कि बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस चली गई और वीज़ा निकालने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो गई। उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ लोगों के अप्रूवल बहुत लंबा समय लगे रहने की वजह से एक्सपायर भी हो गए। वो फाइल तो ऑलरेडी प्रोसेस में थी, उसके बाद दोबारा कंपनी किसी और से उनकी फ़ाइल फिर से प्रोसेस करवाई गई क्योंकि वीज़ा नहीं आ रहा था। तो जब वो दोबारा से प्रोसेस हुई तो वो डुप्लीकेशन ऑफ फाइल होगी, मतलब कि डबल फाइल्स लग गई। तो अभी पहली वाली को कैंसिल भी करना है, नई वाली को प्रोसेस में भी डालना है। मतलब रिपीटेशन होने की वजह से बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो प्रोसेस में हैं, और जिसकी वजह से वीज़ा का बहुत स्लो चल रहा है। इसी के साथ साथ इमिग्रेशन का भी यही हाल हो गया है वर्क परमिट लेने के लिए। पहले वर्क परमिट 1 महीने में मिल रहा था, अभी 3-3 महीने में मिल रहा है। पहले वीज़ा 2 महीने में मिल जाता था, अभी उससे भी डबल ट्रिपल टाइम लग रहा है इंडिया में खास करके। दूसरी कंट्रीज में अभी कम है, बट इंडिया में खास करके इंडियन एम्बेसी में, क्योंकि फाइल्स बहुत लगी हुई हैं उधर। एक दिन में 20 वीज़ा निकालते हैं बस, तो 20 से 30 वीज़ा के बीच में कहाँ से इतनी फाइल्स पूरी करेंगे। अभी तो पिछले साल वाले पूरे वीज़ा नहीं निकल पा रहे, इस साल वाले भी आगे लग गए हैं। तो ये असली कारण है, फाइल्स प्रोसेस हो गई बट उनका सिस्टम इतना अपग्रेडेड नहीं था कि इतनी जल्दी से वीज़ा दे सके सब लोगों को। तो जिसकी वजह से वो पीछे से फाइल लगने की रफ्तार है वो ज़्यादा थी, आगे वीज़ा निकलने की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है फाइल। ये कारण है कि वीज़ा बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, जहाँ कईयों का साल भी लग रहा है। बट इसको रशिया और यूक्रेन की वार के साथ जोड़ना ये कहीं से सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये एजेंट क्यों बोलते हैं, जहाँ फिर उनको नॉलेज ही नहीं है इस बात की, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं बंदे को। बट एटलीस्ट उनको नॉलेज रखनी चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बंदे को। नाउ सेकंड केस, ये केस ऐसा है कि एजेंट ने एक बंदे से डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब के पासपोर्ट वगैरह उससे लिया और कह दिया कि मैंने तुम्हारी फाइल सबमिट कर दी है। और हंसी वाली बात इसमें ये है कि 2 महीने में उस एजेंट ने बंदे को वीज़ा भी दे दिया। मतलब वो कहता है कि 2 महीने पहले उसने फाइल लगवाई और 2 महीने बाद उसने वीज़ा दे दिया, और ये एक बंदे को नहीं दिया, एक पूरे ग्रुप को दिया। और बोलता है कि आपके वीज़ा लग गए हैं, अभी आप अपनी फीस जमा करवाओ और हम आपको रोमानिया भेजते हैं। बट इस बंदे के लिए, मतलब इस एजेंट के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वाह भाई वाह, मतलब सलामी बनती है आपको। आप जैसा एजेंट तो होना चाहिए, मतलब जो सरकार का जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे भी पहले काम कर दे रहा है। मेरे ख्याल से रोमानिया की गवर्नमेंट जो है इसी एजेंट के घर से चलती होगी शायद। मतलब 2 महीने में वीज़ा पूरा प्रोसेस कर। तो भाई ऐसे बंदों से बचो जो आपको ठगने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। 3 महीने तो वर्क परमिट आने को लग जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आपके वीज़ा के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए और बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको वीज़ा मिलने वाला है। तो इस बंदे ने तो 2 महीने में सारा ही प्रोसेस खत्म कर दिया और कर वीज़ा भी दे दिया। हुआ क्या कि इस एजेंट का लक थोड़ा सा बुरा निकला। इनमें से एक बंदे ने मुझे अप्रोच कर लिया और मुझे वीज़ा सेंड कर दिया कि बताइए कि ये असली हैं या नकली। तो मैंने जब देखे तो मैंने बोला भाई यार, मतलब ये तो पता भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये असली हैं या नकली। क्या था कि पासपोर्ट की एक फ़ोटो ली है, उसके ऊपर किसी के वीज़ा की कोई बनाकर नकली फ़ोटो बनाकर डिज़ाइन फ्रेम बनाकर चढ़ाकर ऊपर, और उसको बोल दिया देखो भाई तुम्हारे पासपोर्ट पर वीज़ा लग गया है। साफ साफ दिख रहा था फोटो एडिटिंग की हुई है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एजेंट साहब भाई आप गलत प्रोफेशन में हो, आप गलत लाइन में हो। आप भाई मूवी बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, वीडियो बनाओ शादी वादी की, और फोटो खींचो और इसकी मस्त एडिटिंग कर चढ़ाओ भाई। आप उस प्रोफेशन में जाओ। अब कहाँ इस काम में लग गए भाई। देखो जिनको गाइड बनना है वो लोगों को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। इसी तरह का एक केस मुझे एक बंदे ने और भेजा। वर्क अप्रूवल सबको पता चल चुका है, अभी इंडिया में सब वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, उनको पता चल गया है कि वर्क अप्रूवल का पेपर कैसा होता है। पहले तो एजेंट ऑफर लेटर को ही वर्क परमिट बोलकर लोगों को चिपका देते थे। मैं सब एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करते थे।
तो इस केस में क्या हुआ कि वर्क परमिट लिया किसी का, उस पर मोहर भी लगी हुई है, इमिग्रेशन की सब कुछ लगा हुआ है। इस बंदे ने क्या किया, इस एजेंट ने ऊपर से नाम रिमूव किया किसी की कंपनी का, उस पर कंपनी का आधा नाम डाल दिया, नीचे जिस बंदे की फाइल लगाई थी उसका नाम डाल दिया, उसकी डिटेल डाल दी, चिपका दिया भाई व्हाट्सएप से उसको, जहाँ किसी मैसेज से उसको, ये देखो भाई तुम्हारा वर्क परमिट आ गया है। उस बंदे ने भी मुझे फाइल सेंड की और क्लियरली पता चल रहा था कि ये नकली है। मतलब देखो लोगों को ठगने के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं यार। तो नेक्स्ट अभी ये बात सुनने वाली है। इसमें क्या हुआ कि एक एजेंट ने अपने कस्टमर को एक वादा किया कि मैं तुम्हारा रोमानिया का वीज़ा लगा कर दूंगा, सारा प्रोसेस मैं करवाऊंगा, जॉब वगैरह मैं दिलवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, खर्चा आएगा 5 लाख। यार मैं क्या बोलूं ऐसे बंदों को, कोई शर्म कर लो यार। रोमानिया का 5 लाख गैरत है या नहीं है? ऊपर से सैलरी क्या बता रहा है उसको, $550। 550 क्या बना 41,000, उस पर 5 लाख। हाँ सैलरी मिलती है, इतनी ही मिलती है, $550 से $600 सैलरी, ठीक है, बट 5 लाख रुपए देकर आना है इस सैलरी में। मैं उस बंदे के जरिए आप सबको कहना चाहता हूँ कि भाई कि देखो रोमानिया के लिए 5 लाख देने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। अभी 550 के हिसाब से सैलरी बनी 41,000 के करीब, तो 5 लाख देकर आओगे, मतलब 13 महीने के करीब आपको टाइम लग गया ये पैसे उतारने में ही। और अगर आपने ये 5 लाख की रकम लोन पर ली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे के पास 5 लाख पड़े हैं वो उसको रोमानिया आने की जरूरत भी है, तो जाहिर सी बात है कि लोन पर लेंगे। अगर ये 5 लाख आपने लोन पर लिए हैं, 1.5 साल तो आपको यही लग जाएगा इसको उतारने में ही, तो आप कमाओगे क्या? अगर आगे आप काम कर भी लेते हो 1-2 साल, तो आप ये देखो कि पिछले 1.5 साल जो आपने मेहनत की वो और आगे जो करने वाले हो साल 1.5 साल मेहनत, उसको कंबाइन करो और सैलरी हाफ में डिवाइड करो तो 20,000 भी नहीं बनेंगे उस हिसाब से जो आपने कमाए 1 महीने के, 15 से 20,000। फिर इससे अच्छा दुबई नहीं है, उधर भी तो कमा लेते हो। तो भाई अगर रोमानिया आना है, रोमानिया अच्छा है, सैलरी भी अच्छी पे करता है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, पर 5 लाख देना कोई जायज नहीं है। मतलब ये पैसे आप पूरे कैसे करोगे, कितने टाइम में जाकर पूरे होंगे? लॉजिकली सोचे तो अगर आपको ये जानना है कि रोमानिया आने के लिए कितना खर्चा जायज़ है, कितने पैसे आपको खर्चा करने चाहिए, तो उस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना खर्चा जायज़ है कितना नहीं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप ये वीडियो खत्म होने पर उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको खर्चे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें से। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि टॉपिक तो मेरा इस वीडियो के लिए कुछ और रहने वाला था, बट जब मैंने इस तरह के मैसेजेस पढ़े और जब मैंने फोटोज देखी फेक परमिट फेक वीजा की, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि पहले इस चीज के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने अपने किसी भी एजेंट को जिसके जरिए आप फाइल लगा रहे हैं उसको कोई पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले उसके पास जाइए, ओरिजिनल वर्क परमिट देखिए जिस पर आपका नाम के साथ इशू डेट और ओरिजिनल बॉल पेन से सिग्नेचर हो, कॉपी ना हो, ओरिजिनल हो, वो देख लें। कॉपी हो तो समझ लो गड़बड़ हो सकती है, मतलब ये नहीं मैं कहता कि 100% ही गड़बड़ होगी, बट हो सकती है, ठीक है ना। ओरिजिनल सिग्नेचर हो सके तो उनसे आप कॉपी भी मांग ले उसकी। उसके साथ साथ अगर आपने वीजा के लिए भी पैसे फाइनल पेमेंट करनी है तो पहले पासपोर्ट ओरिजिनल पर स्टिकर वीजा लगा देख लें कि वाकई में लगा है या नहीं लगा है। ऐसे ही किसी फोटो पर जो आपको एजेंट ने किसी भी मैसेंजर से आपको फोटो सेंड कर दी, सिर्फ उसको देखकर आप पेमेंट करने मत चले जाएं। और ऑफर लेटर पर कभी भी पेमेंट ना करें, क्योंकि ऑफर लेटर कोई भी किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। 50 बना सकते हैं ऑफर लेटर आप, तो उसको कोई भी चेक नहीं कर सकता, सिर्फ आपको कंपनी बता सकती है। मैंने ऑफर लेटर पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। सो एट द एंड फिर से ऑफर लेटर पर पैसे नहीं देने, वर्क परमिट मिलता है तो चेक कर आएं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट या कॉपी है। वीजा आता है, स्टिकर अपने पासपोर्ट पर लगा देखें ओरिजिनल का, फिर आगे का कदम उठाएं। इस वीडियो में मैंने इंडिया के क्वेश्चंस को, इंडिया के मैसेजेस को टारगेट रखकर बताया है, बट ये केसेस पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, नेपाल में भी आ रहे हैं, श्रीलंका में भी आ रहे हैं, अरब में भी आ रहे हैं, तो जरा सतर्क रहें, केयरफुल रहें। तो दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अवेयर करेगी, जागरूक करेगी और आपके लिए काम की भी रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ऐसे स्कैम्स के बारे में पता चल सके। बाकी चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।